प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 3D में 3 डायमेंशनल स्पेस में दो लाइन का इक्वेशन दिया हो, पेयर ऑफ लाइन ऑफ इक्वेशन दिया हो, तो उन दो लाइन के बीच में जो एंगल थीटा बन रहा है उस एंगल को हम लोग कैसे निकालेंगे। आज के कंसेप्ट में हम लोग देखेंगे कि दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकलता है। जब इस फार्मूला को हम लोग समझ जाएंगे तो उस फार्मूले के यूज से देखेंगे कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उस समय क्या होगा और जब दो लाइन पैरेलल है तो क्या होगा। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ये हर तरह का बोर्ड एग्जाम में, किसी भी तरह का बोर्ड एग्जाम हो, सीबीएसई हो, जैक बोर्ड हो, हर एक में ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसे पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का कंसेप्ट। 3D में दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, उसका कंसेप्ट क्या है। ये देखिए, ये मानिए आपका 3D स्पेस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के द्वारा दिखाया गया है। दो लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। एक लाइन है L1, दूसरा लाइन है L2। इस लाइन का नाम दे देते हैं L2। ये दो लाइन के बीच का एंगल बन रहा है थीटा। इसी एंगल को हमको जानना है कि ये एंगल थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा। अब ये प्रश्न उठता है कि हमेशा लाइन ओरिजिन से पास करे, कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपका लाइन हो सकता है, कुछ लाइन आपका इस तरह से रहा हो तो आप इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल आप L1 लाइन खींच लेंगे जो कि ओरिजिन से पास कर रहा हो, और दूसरा आपका हो सकता है लाइन इस तरह से पास कर रहा हो तो इसके पैरेलल L2 लाइन जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है उसको खींच लेंगे। और हमको इन दोनों के बीच का एंगल थीटा निकालना है। तो इन दोनों के बीच का एंगल जो कि ओरिजिन से पास कर रहे हैं दो लाइन, उनके बीच का जो एंगल थीटा होगा वही इन दोनों के बीच का लाइन, दोनों के बीच का एंगल थीटा होगा। इसलिए यह कहना जरूरी नहीं है कि लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करे। यदि वो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है तो हम लोग फ्री वेक्टर के कंसेप्ट से जो भी लाइन दिया गया है उस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे जो कि ओरिजिन से पास कर रहा हो। फिर जो दूसरा लाइन दिया गया है उस लाइन के पैरेलल एक दूसरा लाइन खींचेंगे जो कि ओरिजिन से पास कर रहा हो, और उसके बाद दो लाइन के बीच का एंगल थीटा निकालने का जो फॉर्मूला आएगा उस फॉर्मूला के यूज से हम लोग एंगल थीटा प्राप्त कर लेंगे। वही हमारा दो लाइन के बीच का एंगल थीटा निकालने का फॉर्मूला होगा। तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स ये समझना है हमको। मानते हैं कि लेट L1 एंड L2 बी टू लाइन्स, ये दो लाइन्स हैं पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास कर रहा है। यदि ओरिजिन से पास नहीं करेगा तब इफ गिवन लाइन्स नॉट पासेस थ्रू ओरिजिन देन, तब क्या करेंगे, देन टेक लाइन्स विच आर पैरेलल टू गिवन लाइन्स। तब हम लोग लाइन्स लेंगे जो कि पैरेलल होंगे, समानांतर होंगे। किसके समानांतर? जो भी हमारा दिया गया लाइन होगा और जिनके बीच का एंगल पूछ रहा होगा उनके समानांतर, उनके पैरेलल लाइन खींचेंगे, लेकिन वो पैरेलल लाइन ओरिजिन से पास करेंगे। If given lines not passes through origin, then take lines which are parallel to given lines and passes through origins. ओरिजिन से पास करे और पैरेलल हो दिए गए लाइन की। यदि ओरिजिन से लाइन पास नहीं कर रहा है तो, और उसके बाद जो फॉर्मूला होगा दो लाइन के बीच का, जो ओरिजिन से पास करने वाले दो लाइन के बीच का एंगल थीटा निकालने का, उससे हम लोग एंगल थीटा निकाल लेंगे। मान लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन, पहला लाइन L1 का इक्वेशन है R वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर। इस लाइन के इक्वेशन से हमको याद रखना है कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है। ये उस लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो कि A1 वेक्टर से पास कर रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर A1 है, उस पॉइंट से पास कर रहा है, या उस पॉइंट से पास कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर A1 है, एंड यह लाइन B1 वेक्टर के पैरेलल है। इस लाइन के इक्वेशन से ये मीनिंग होता है। आपने पुराने वीडियो में, यदि आप देखेंगे मेरे लाइन के पुराने वीडियो में, तो इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है लाइन का इक्वेशन इसी तरह से क्यों लिखा जाता है, तो आप पुराने वीडियो को देख सकते हैं। उसी प्रकार से दूसरा लाइन लिए, दूसरा लाइन जो कि A2 पॉइंट से पास कर रहा है और B2 वेक्टर के पैरेलल है। ये दो लाइन दिए गए। अब इन दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है। तो दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का मतलब, पहला लाइन B1 वेक्टर के पैरेलल है, दूसरा लाइन B2 वेक्टर के पैरेलल है। तो यदि हम लोग B1 और B2 के बीच का एंगल निकाल ले तो वही इन दोनों लाइन के बीच का एंगल होगा। तो दो वेक्टर B1 और B2 के बीच का एंगल निकालने का ऑलरेडी वेक्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, एंगल बिटवीन टू लाइन्स।
एंगल बिटवीन दीज लाइंस आर, उसके लिए फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल टू दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई पहला वेक्टर का मॉडुलस इंटू दूसरा वेक्टर का मॉडुलस, ये फॉर्मूला होता है। और जो हम लोग हमेशा लाइन के बीच का एंगल, दो तरह का एंगल हो सकता है, एक एक्यूट और ऑब्ट्यूज, तो हमेशा एक्यूट एंगल निकालने के लिए इसको मॉडुलस ले लेंगे अर्थात पॉजिटिव ले लेंगे, पॉजिटिव लेंगे तो थीटा हमेशा हमारा एक्यूट आएगा। सो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस, उधर जाने से कॉस इनवर्स या कॉस इनवर्स दोनों तरफ फंक्शन लगा दिए, इधर आइडेंटिटी फंक्शन थीटा पर लगकर इधर थीटा हो गया और उधर हो गया कॉस इनवर्स मॉडुलस में b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय b1 वेक्टर का मॉड इनटू b2 वेक्टर का मॉड। अर्थात इतना इजी है कि दो वेक्टर b1 वेक्टर और b2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का जो फॉर्मूला है वेक्टर चैप्टर का, उसी से आपका एंगल बिटवीन द लाइंस का टॉपिक कवर हो जाएगा। इतना इजी टॉपिक है, दो वेक्टर के बीच का एंगल, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई दोनों वेक्टर का मॉडुलस, और उसका हम लोग मॉड ले लिए और कॉस इनवर्स ले लिए। अब देखिए, अब देखते हैं हम लोग कि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पर हम लोग कैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाएंगे। तो एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया गिवन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, दो ठो लाइंस पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन दिया हुआ है। पहला दिया है आर वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस जे माइनस 2k प्लस लेमडा टाइम्स i माइनस जे माइनस 2k, और दूसरा लाइन का इक्वेशन दिया है 2i माइनस जे माइनस 56k प्लस म्यू टाइम्स 3i माइनस 5j माइनस 4k। इन दो लाइन के बीच का इक्वेशन निकालना हमको। तो हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, इस लाइन के इक्वेशन का मतलब क्या कि ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है, a1 वेक्टर, a1 वेक्टर मतलब 3, 1 और -2 पॉइंट से पास कर रहा है। a1 वेक्टर हो गया हमारा 3i प्लस जे माइनस 2k, a1 वेक्टर 3i प्लस जे माइनस 2k। इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन कंसेप्ट के तौर पर आप याद रखें। क्वेश्चन में यदि ट्विस्टेड होगा, किसी दूसरे तरह का क्वेश्चन होगा, तो उसमें आपको अगर समझ होगी आपकी, तो आप अलग अलग तरह के प्रॉब्लम को बना सकते हैं। उसी प्रकार से दूसरा लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2, -1, -56, अर्थात पोजीशन वेक्टर उसका हो गया 2i माइनस जे माइनस 56 के, ये a2 वेक्टर। हमको जरूरत है केवल b1 वेक्टर और b2 वेक्टर, मतलब पहला लाइन किसके पैरेलल है, दूसरा लाइन किसके पैरेलल, बस उसी की जरूरत है। b1 वेक्टर का वैल्यू है i माइनस जे माइनस 2k और b2 वेक्टर का वैल्यू है 3i माइनस 5j माइनस 4k। अब दोनों वेक्टर का मॉडुलस भी निकाल ले। b1 वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट i, j और k का जो भी कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर का सम। तो i का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 और प्लस -2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, तो रूट अंडर 6 हो गया b1 का मॉडुलस। उसी प्रकार से b2 का मॉडुलस, b2 का मॉडुलस का मतलब i का कोफिशिएंट हो गया 3 का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट -5 का स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट -4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9, -5 का स्क्वायर 25, -4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 25 50, रूट अंडर 50। रूट अंडर 50 को हम 25 इंटू 2 लिख सकते हैं और 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 5 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, ये 5√2 हो गया। मॉड b2 वेक्टर का मॉडुलस हो गया 5√2। अब एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करें, cos थीटा इक्वल टू दोनों का डॉट प्रोडक्ट, b1 वेक्टर डॉट b2 का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का मॉडुलस का प्रोडक्ट और टोटल का मॉडुलस। अब b1 डॉट b2 का मतलब i कोफिशिएंट को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला पुराने आप वेक्टर के आप वीडियो में आप देख सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। i वाले कोफिशिएंट को हम i वाले कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, b1 का b2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 1 इंटू 3, यहाँ i का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर है 3, तो 1 इंटू 3 प्लस फिर यहाँ j का कोफिशिएंट -1 इंटू -5, यहाँ -1 इंटू -5, फिर प्लस फिर k का कोफिशिएंट -2 इंटू यहाँ k का कोफिशिएंट -4 और डिवाइडेड बाय b1 का मॉडुलस है रूट अंडर 6 इंटू b2 का मॉडुलस है 5√2, तो 5√2 से डिवाइड कर दिए। 1 इंटू 3 हो गया यहाँ 3, और ये हो गया +5 और ये हो गया 8। तब इसको सॉल्व कीजिए, 3 + 5 + 8 डिवाइडेड बाई 5 और यहाँ √6 को आप √3 इंटू √2 लिख सकते हैं और √2 इंटू √2 और 2 हो जाएगा और 2 इंटू 5 हो गया 10√3। 5 + 3 8, 8 + 8 16 हो गया, 16 डिवाइडेड बाई 10√3, 2 से कैंसिल कर दिए 8/5√3, इसलिए थीटा का वैल्यू हो गया, उधर कॉस इनवर्स को सेंड कर दिए, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स
8/5√3। एंगल मांग रहा है, एंगल का मतलब आप थीटा निकाल के बताएंगे, केवल कॉस थीटा बताए तो इनकम्प्लीट काम कहलाएगा। इसलिए थीटा इज इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स 8/5√3। तो देखिए बच्चे, आप कितने आसानी से 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं हर तरह के बोर्ड एग्जाम में। बस ये सिंपल सा, वो भी वेक्टर चैप्टर का। आपको वेक्टर चैप्टर का कंसेप्ट को केवल याद रखना है कि दो लाइन के बीच का एंगल का मतलब जो दोनों लाइन b1 वेक्टर और b2 वेक्टर के पैरेलल है, उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उनका मॉडुलस और टोटल का मॉड ले लेंगे इज इक्वल टू कॉस थीटा, और उससे थीटा का वैल्यू आप प्राप्त करेंगे। अब आप देखेंगे कि यदि इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ वेक्टर फॉर्म में ना दे और वो कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहे तो क्या होगा। इफ इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, अब वो कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहेगा तो कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन होता है x माइनस x1 बाई a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c1। ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। तो फर्स्ट लाइन का इक्वेशन मान ली, इसको इक्वेशन नंबर 3। दूसरा लाइन का इक्वेशन ले लिए x माइनस x2 बाई a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 बाई b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 बाई c2। ये दूसरा लाइन का इक्वेशन, ये कार्टेशियन फॉर्म है। ये इक्वेशन नंबर 1 के बदले में है 3 और 2 के बदले में है 4। यहाँ कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। तो पहला लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है, वो पास कर रहा है x1 y1 z1 से। तो a1 वेक्टर हो गया x1i प्लस y1j प्लस z1k, पहला लाइन इससे पास कर रहा है। और पहला लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है, उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, a1 b1 c1, अर्थात b1 वेक्टर है a1i प्लस b1j प्लस c1k। उसी प्रकार से दूसरा लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है, x2 y2 एंड z2 से। तो a2 वेक्टर हो गया x2i प्लस y2j प्लस z2k। और दूसरा लाइन जिस लाइन के पैरेलल है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, a2 b2 c2, इसलिए b2 वेक्टर हो गया a2i प्लस b2j प्लस c2k हो गया। अब दो b1 वेक्टर और b2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो इनका पहले डॉट प्रोडक्ट लेंगे। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, i वाला कोफिशिएंट i के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस j का कोफिशिएंट j के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस k का कोफिशिएंट k के साथ मल्टीप्लाई होगा, अर्थात a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई, अब पहला b1 वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट और i j और k का जो तीनों कोफिशिएंट है तीनों का स्क्वायर का सम, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू, उसी तरह से b2 का मॉड क्या होगा, अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। तो यही फार्मूला हो गया। यदि हमारा कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो तो आप इस फार्मूला के इस्तेमाल से डायरेक्ट एंगल बिटवीन टू लाइंस निकाल सकते हैं। इस फार्मूला को यदि हम लोग इससे हम लोग साइन थीटा निकाले तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा के इस वैल्यू को रख के आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका ये आ जाएगा वैल्यू कि अंडर रूट पहला आ जाएगा ब्रैकेट में a1 b2 और फिर इसी का उल्टा हो जाएगा माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर प्लस b1 c2 साइक्लिक ऑर्डर में है माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई इन दोनों का जो मॉडुलस है वो एज इट इज रहेगा रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स को यहाँ पर ओमिट कर दिया गया है, डायरेक्ट लिख दिया गया है। वो इसलिए लिखा गया कि इसमें और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको बताने हैं। तो अब हम लोग इन दोनों फॉर्मूला को आखिर कॉस थीटा रहते हुए हम लोग साइन थीटा क्यों निकाले, तो उसका इंपॉर्टेंस देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछा जाता है कि दो लाइंस परपेंडिकुलर है, ये सिद्ध कीजिए कि दो लाइंस परपेंडिकुलर है। तो सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना होगा कि दो लाइंस परपेंडिकुलर है, इसका मतलब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। तो हम इक्वेशन नंबर 5 में कॉस 90 इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो 0 में दोनों का रूट मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो उसमें रिजल्ट क्या आएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो यदि हमारा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का वैल्यू 0 आ जाए तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों लाइंस हमारे क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डायरेक्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन अभी आप देखेंगे भी कि कैसे बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और हम लोग इसी फॉर्मूला से केवल बना लेंगे। यदि दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो हमको करना क्या है, करना यही है कि जो b1 वेक्टर और b2 वेक्टर दोनों लाइन जिसके पैरेलल है उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट को डायरेक्टली हमको केवल 0 कर देना है। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर, यदि हमारा 0 आ जाए तो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगे। तो इसके लिए हमको फॉर्मूला 5 का जरूरत पड़ा। यदि दोनों लाइंस पैरेलल होंगे तब पैरेलल होंगे तो उनके बीच का एंगल बनेगा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के लिए हमको फॉर्मूला 5 काम नहीं आएगा।
फॉर्मूला 6 आएगा। फॉर्मूला 6 में क्या है, साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, जीरो में अंडर रूट मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो हो गया, और रूट को स्क्वायर कर दिए तो ये जीरो का स्क्वायर यहाँ जीरो हो गया। अब स्क्वायर का सम जीरो आ रहा है, स्क्वायर का सम जीरो आ रहा है, हमको पता है कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, वो हमेशा नॉन निगेटिव होता है। नॉन निगेटिव का मतलब वो या तो जीरो और नहीं तो पॉजिटिव आएगा। चूंकि हमारा पॉजिटिव आने से तीन पॉजिटिव का सम जीरो हो नहीं सकता है, इसलिए इंडिविजुअली अलग अलग तीनों स्क्वायर क्या होंगे, जीरो होंगे। अब तीनों स्क्वायर को बारी बारी से जीरो करेंगे, पहला स्क्वायर को जीरो करेंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर जीरो, और उससे सॉल्व करने पर आ जाएगा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। उसी तरह से b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर जीरो करेंगे तो उससे आ जाएगा b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, और उसी प्रकार c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो इससे आ जाएगा आपको c1 बाई c2 इज इक्वल टू a1 बाई a2। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि यदि दो लाइंस पैरेलल हो तो दोनों के जो b1 और b2 वेक्टर होंगे, उन b1 b2 वेक्टर के i, j और k के जो कोफिशिएंट का रेशियो है, रेशियो सेम आना चाहिए। यदि रेशियो सेम होंगे तो दोनों लाइंस पैरेलल कहलाएंगे। अब आइए देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि इस पर हम लोग कैसे बोर्ड एग्जाम के हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं। 2020 में जैक बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। ये आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट देखेंगे तो वो यही क्वेश्चन है आपका, जो कि जैक बोर्ड में पूछा गया 2020 में 21 नंबर क्वेश्चन में 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। और कितना सिंपल है सो देखिए। यहाँ पर दो इक्वेशन और पेयर ऑफ लाइंस दिया गया है। पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन ऐसा लिखा हुआ है, x/2 इक्वल टू y/2 इक्वल टू z/1। ये पहला पेयर ऑफ लाइन है, पहला लाइन है पेयर ऑफ लाइंस में। और दूसरा लाइन है x माइनस 5/4 इज इक्वल टू y माइनस 2/1 इज इक्वल टू z माइनस 3/8। तो पूछा जा रहा है कि इन दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या होगा, आप एंगल निकालिए। एंगल निकालना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पहला लाइन देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा तो x माइनस 0/2 है, y माइनस 0/2 है, z माइनस 0/2। अर्थात पहला लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ओरिजिन से पास कर रहा है। 0i प्लस 0j प्लस 0k से पहला लाइन पास कर रहा है। अब पहला लाइन का जो b1 वेक्टर है, पहला लाइन जिस लाइन के पैरेलल है, जिस वेक्टर के पैरेलल है, उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो कितना है, 2 to 1 है। अर्थात b1 वेक्टर है 2i प्लस 2j प्लस 1k है। उसी प्रकार से दूसरा लाइन किससे पास कर रहा है, 5, 2 और 3 से पास कर रहा है। अर्थात a2 जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर हो गया 5i प्लस 2j प्लस 3k। और जो दूसरा लाइन है जिस वेक्टर के पैरेलल है, उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो कितना है, 4, 1 एंड 8 है। अर्थात b2 वेक्टर है 4i प्लस 1j प्लस 8k। यहाँ a1 और a2 की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमने इसको रिपीट किया है, बताया है, ताकि आप कंसेप्ट को अच्छे से समझे और कहीं क्वेश्चन को ट्विस्टेड किया जाए तो आप उसको सॉल्व कर सके। अदरवाइज इसकी आवश्यकता नहीं, आप नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। केवल आप b1 वेक्टर लिखिए 2i प्लस 2j प्लस 1k, और b2 वेक्टर लिखिए 4i प्लस 1j प्लस 8k। और b1 b2 लिखिए, अब दोनों का मॉडुलस निकालिए। मॉडुलस के लिए क्या करेंगे, i, j, k तीनों के कोफिशिएंट को स्क्वायर और उनका सम। तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, रूट अंडर 9 का वैल्यू हो गया 3। फिर दूसरा b2 का मॉड, b2 का मॉड लेंगे तो रूट अंडर i का कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट 8 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 64 प्लस 16 हो गया 80 और प्लस 1 81, रूट अंडर 81 का वैल्यू आ गया 9। अब हम लोग cos थीटा का फॉर्मूला, cos थीटा बराबर फॉर्मूला है दोनों b1 और b2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय b1 और b2 का मॉडुलस। अब डॉट प्रोडक्ट लेंगे आप तो क्या करेंगे, b1 और b2 के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। i का कोफिशिएंट i वाले के साथ 2 into 4 प्लस 2 into 1 प्लस 1 into 8। ये जो फॉर्मूला था अभी आप देख चुके, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 आप निकालेंगे। i वाले को i के साथ गुना, j वाले को j के साथ गुना और k वाले को k के साथ गुना कर देंगे, डिवाइडेड बाय b1 का मॉडुलस है 3 इंटू b2 का मॉडुलस है 9। अब इसी को सॉल्व करें, 2 4 जा हो गया आपका 8 और 2 इंटू 1 हो गया 2, 8 प्लस 2 हो गया 10 और 10 प्लस 8 18 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 9, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 2 18, तो 2/3 मॉडुलस में पॉजिटिव वैल्यू आएगा 2/3। इसलिए थीटा एंगल दोनों लाइन के बीच का वैल्यू हो गया, थीटा एंगल इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3। देखिए इतना सिंप्लीफाई करना है सिंपली,
और आपको 4 मार्क्स इसके लिए मिलते हैं। तो बच्चों ये आज का जो टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है, मात्र इतना ही सा कॉन्सेप्ट है और ये हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आइए अब हम लोग और कुछ क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करते हैं। आइए अब हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस का जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को यूज करके हम लोग और कैसे अन्य क्वेश्चंस को बनाते हैं। ये 2019 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 21 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन है जैक बोर्ड में। इसमें पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन दिया हुआ है। पहला लाइन का इक्वेशन है x + 4/3 इज इक्वल टू y - 1/5 इज इक्वल टू z + 3/4 और दूसरा लाइन का इक्वेशन है x + 1/1 इज इक्वल टू y - 3/1 इज इक्वल टू z - 5/λ है यहाँ पर। तो पूछा जा रहा है कि ये दो जो लाइन दिए हैं दोनों लाइन परपेंडिकुलर लैम्डा के किस वैल्यू के लिए ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा का क्या वैल्यू लेंगे, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। देखिए कितना सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें हम लोग अब डिटेल में नहीं जाएंगे। सिंपली पहला लाइन का हम लोग पहला लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है उस b1 वेक्टर को लिखेंगे, उसका डायरेक्शन रेशियो 3, 5, 4। तो b1 वेक्टर हो गया 3i + 5j + 4k, ये कंप्लीट। फिर उसी तरह से दूसरा लाइन जिसके पैरेलल है उसका b2 वेक्टर हो गया, b2 वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है 1, 1 लैम्डा। तो b2 वेक्टर हो गया हमारा 1 × i + 1 × j + λ × k। अब दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट 0 आने का मतलब a1a2 + b1b2 + c1c2 का वैल्यू 0 होगा। ये फॉर्मूला हम लोग अभी देख चुके हैं। देखिए इसी फॉर्मूला से हम लोग लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे और 4 मार्क्स प्राप्त करेंगे। a1a2 का मतलब 3 × 1 कर दिया प्लस b1b2 का मतलब 5 × 1 प्लस c1c2 का मतलब 4 × लैम्डा इज इक्वल टू 0 कर दिए। इसको सॉल्व कर दे, 3 + 5 8 और प्लस 4 लैम्डा बराबर 0। 3 + 5 8 हो गया, 0 के तरफ लेके चले गए तो 0 - 8 इक्वल टू -8 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 लैम्डा है, 4 से डिवाइड कर दिए, लैम्डा इज इक्वल टू -8/4 इक्वल टू -2। तो यदि लैम्डा का वैल्यू -2 लिया जाए तो ये पेयर ऑफ लाइंस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। मात्र इतना बनाने के लिए आप 4 मार्क्स आसानी से पा सकते हैं। ओके बच्चों, आइए अब हम लोग इसी कंसेप्ट को और हम लोग दूसरे क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 12 बनाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन देखिए इस तरह से दिया गया है, 1 - x/3 इज इक्वल टू 7 - 14 डिवाइडेड बाई 2p इज इक्वल टू z - 3/2। ये इक्वेशन 1 पहला इक्वेशन दिया है। दूसरा दिया 7 - 7x डिवाइडेड बाई 3p इज इक्वल टू y - 5/1 इज इक्वल टू 6 - z/5, इक्वेशन नंबर 2। अब आप ध्यान देंगे तो ये जो दो इक्वेशन है, इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस के, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कहने का मतलब लाइन का इक्वेशन होना चाहिए था x - x1 डिवाइडेड बाई a1, y - y1 डिवाइडेड बाई b1 इज इक्वल टू z - z1 डिवाइडेड बाई c1 होना चाहिए था। उसी प्रकार से इधर x - x2 बाई a2 इज इक्वल टू y - y2 बाई b2 इज इक्वल टू z - z2 बाई c2। इस फॉर्म में होना चाहिए था, उस फॉर्म में नहीं है, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइंस, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसलिए -1 को कॉमन ले लें। -1 कॉमन लेंगे तो ये x - 1 डिवाइडेड बाई 3 हो गया। इसमें आप y - y1 होना चाहिए था, इसलिए 7 को कॉमन ले लिए तो y - 2, 7 कॉमन ले लिए, y - 2 डिवाइडेड बाई 2p, z - z1 बाई c1। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए छोड़ दिए इसको। दूसरा इसमें फिर से -7 को कॉमन ले लिया आप। अच्छा, इसको अभी और क्या काम किए, ये जो -1 आपका ऊपर मल्टीप्लीकेशन में है इसको 3 में डिवाइड कर दिए, क्योंकि जो डिवीजन में वही ऊपर मल्टीप्लीकेशन में चला जाता है। ये हो गया x - 1 डिवाइडेड बाई 3/-1 इज इक्वल टू y - 2 डिवाइडेड बाई 2p/7। ये 7 ऊपर मल्टीप्लीकेशन में चला गया है और ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में z - 3 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 ही है। ये 1 को जो इक्वेशन नंबर 1 था उसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, जब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तभी सवाल को सॉल्व करेंगे। उसी तरह से दूसरा लाइन का इक्वेशन दीजिए, देखिए इसमें -7 कॉमन ले लिए तो इंटू x - 1 बाई 3p और y - y1 बाई b2 ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए छोड़ दिए। दूसरा में -1 कॉमन ले लिए, z - 6/5 आ गया।
फिर उसी प्रकार से x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3p में माइनस 7 से डिवाइड कर दिए इज इक्वल टू y माइनस 5 बाई 1 इज इक्वल टू z माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5 बाई माइनस 1 से डिवाइड कर दी। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों सेम ही है, लेकिन 2 जो लाइन का इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दिए। अब ये दो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गए और ये दोनों लाइन हमारे परपेंडिकुलर है, ऐसा दिया गया है। तो दो लाइन परपेंडिकुलर है तो आप जानते हैं पहला लाइन का b1 वेक्टर हमारा क्या हो गया, b1 वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है -3 2p/7 और 2, तो b1 वेक्टर हो जाएगा -3i प्लस 2p/7 j और प्लस 2k। और दूसरा लाइन जिसके पैरेलल है उसका डायरेक्शन रेशियो है -3p/7 1 एंड -5, तो b2 वेक्टर हो गया -3p/7i प्लस 1 इंटू जे और प्लस -5 इंटू के। अब b1 b2 वेक्टर पता है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर ये दिया हुआ, बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट 0 का मतलब i का कोफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस जे के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो वही काम कीजिए, -3 इंटू -3p/7 प्लस 2p/7 इंटू 1 और प्लस 2 इंटू -5 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 9p/7 और यहाँ 2p इंटू 1 हो गया 2p/7 इज इक्वल टू -10 था, उधर भेज दिए तो +10, 9 प्लस 2 हो गया 11p/7 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करते 70 और डिवाइडेड बाय 11, तो यदि p का वैल्यू 70/11 लिया जाए तो ये जो दो पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन जो दिया गया है वो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगे, आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे। तो p का इसी वैल्यू को आपको निकालना था, पता लगाना था। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि कितने आसानी से ये कंसेप्ट, इसमें ये टोटल का टोटल आज का जो हमारा वीडियो है टोटल का टोटल वेक्टर पर बेस्ड है। दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो दोनों लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है उनका डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उनका मॉडुलस इज इक्वल टू cos थीटा का फॉर्मूला लगाए और उनके बीच का एंगल निकाल ले। और यदि दो लाइन परपेंडिकुलर है तो जो दोनों लाइन b1 और b2 वेक्टर जिसके पैरेलल है उन दोनों वेक्टर के i कोफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस j कोफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस k कोफिशिएंट का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 कर दे, अर्थात a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 यदि आ जाए तो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएंगे। और ये पैरेलल का केस थोड़ा कम आता है। पैरेलल के केस में क्या होगा कि b1 और b2 वेक्टर जिनके पैरेलल है दोनों लाइंस अलग अलग, उन दोनों के i के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होगा j के कोफिशिएंट के रेशियो इज इक्वल टू होगा k के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर। तो मात्र इतने से कॉन्सेप्ट पर आप आसानी से 4 मार्क्स हर एक तरह के बोर्ड एग्जाम में आप प्राप्त कर सकते हैं। और यही क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में 1 मार्क्स का क्वेश्चन कंपटीशन में भी आपको पूछा जाता है। ओके बच्चों, फिर भी आपको कोई डाउट्स रहता है इस टॉपिक से तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जब मिले तो नोटिफिकेशन प्राप्त हो। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।